हमारी आजाद भारत की कल्पना कैसी होगी, आजाद भारत का तस्वुर कैसा होगा। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए नीतियों का प्रयोग किया, नियमों का प्रयोग किया, विधानों का प्रयोग जो सभी के सपनों को पूरा करता। यह लगभग असंभव सी बात मालूम हो रही थी। आजादी का, स्वतंत्रता का क्या मतलब था। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने पिछले 3 सदियों से जो गुलामी की बेड़ियां हम पर डाली थी, उससे हमें मुक्त कर दिया और सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर। लेकिन ये जो आजादी आई, इसके साथ आई कई चुनौतियां, कई जिम्मेदारियां और कई समस्याएं, जिसमें पहली जिम्मेदारी या पहली समस्या तो यह थी कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, हमारी आजाद भारत की कल्पना कैसी होगी, आजाद भारत का तस्वुर कैसा होगा, हमारा आजाद भारत में प्रशासन का क्या स्वरूप हो, भारत की न्याय प्रणाली कैसी होगी, यहां के उद्योग धंधे कैसे होंगे, यहां अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे होंगे, धर्म की क्या स्थिति होगी। ऐसे कई सवाल थे जो भारत के आजाद होने के पहले ही भारत के समक्ष खड़े थे। भारत की आजादी को लेकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अलग अलग ख्वाब संजोए थे, लोगों के भी अलग अलग सपने थे जो बड़े नाजुक थे, जिसमें वर्षों की संजोई हुई भावुकता भरी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आजाद भारत का विधान, आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। भारत जैसे देश में जहां भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, भूगोल की इतनी विविधताएं मौजूद थी कि वहां एक विधान के निष्कर्ष पर पहुंचना जहां पर कि सारी विविधताओं के सारे लोग सहमत हों, जो सभी लोगों के सपनों को पूरा करता हो, यह एक बड़ा कठिन कार्य था, बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। यहां तक कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनमें भी आजाद भारत के तस्वुर को लेकर एक मत नहीं था। जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा आजाद भारत हो, उसमें गांवों को प्राथमिकता मिले, उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो। वहीं विपरीत रूप में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारा आजाद भारत ऐसा हो जहां शहरों की स्थिति बेहतर हो। अंबेडकर मानते थे कि गांव जातिगत शोषण का अड्डा थे, असभ्यताओं का अड्डा थे। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वे चाहते थे कि हमारा जो आजाद भारत हो, उसका ढांचा समाजवादी हो, वह विश्व के आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से सुसज्जित हो। एक संवैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचना निश्चित ही बेहद चुनौतीपूर्ण था। यह बेहद चुनौतीपूर्ण था कि हम ऐसे संविधान का निर्माण कर सकें जो सभी के सपनों को पूरा करता। यह लगभग असंभव सी बात मालूम हो रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा भी था, अगर ब्रिटिश हिंदुस्तान से चले जाते हैं तो उन्होंने जो बाकी सारी व्यवस्थाएं निर्मित की है, न्यायपालिका की व्यवस्था,
स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था, लोक निर्माण की व्यवस्था, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और हिंदुस्तान फिर से पूर्व मध्यकालीन युग की बर्बरताओं की ओर लौट जाएगा। यहां तक कि रुडयार्ड किपलिंग, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग, वे ये मानते थे कि भारतीय इतने असभ्य हैं कि वे शासन के योग्य ही नहीं है। इसलिए वे कहते थे कि इनके शासन का जिम्मा या इनके शासन का भार गोरे लोगों के हाथों में है। और वे कहते थे कि अगर भारतीयों को कभी भी शासन करने की छूट दे दी गई तो यहां पर अराजकता आ जाएगी। अगर भारतीय चाहते हैं कि वे खुद एक शासन व्यवस्था निर्मित करें तो उन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया में नहीं जानी चाहिए, बल्कि यह व्यवस्था हम उनको देंगे क्योंकि हम उनसे ज्यादा सभ्य हैं। ऐसे कई सारी अटकलें थी, कई तरह की बाधाएं थी। इसके बावजूद हमने एक बेहतर संविधान, एक मजबूत संविधान का निर्माण किया जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक मूल्यों से युक्त संविधान है। यह ऐसा संविधान है जिसने देश को एक सूत्र में बांधा, जिसने देश की प्रगति की दिशा तय की, जिसने तमाम विविध भाषा, भाषी, संस्कृति, धर्म, जाति के लोगों को के समन्वय को बढ़ाया और आजाद भारत के सपने को साकार किया। अब संविधान निर्माण की बात करते हुए यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हमारे लिए आजादी का, स्वतंत्रता का क्या मतलब था। हम जिस व्यवस्था से लड़ते हुए यहां तक पहुंचे थे, हम जिस गुलामी की व्यवस्था से लड़ते हुए, जिस परतंत्रता की व्यवस्था से लड़ते हुए हम संविधान निर्माण की स्थिति तक पहुंचे थे, तो उस परतंत्रता का क्या अर्थ था, उस परतंत्रता से निकलने का क्या अर्थ था। अंग्रेजों से पहले भी तो कई विदेशी शक्तियां हिंदुस्तान आई थी, आ चुकी थी। अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली और डच भी यहां पहले से मौजूद थे, यूरोपीय शक्तियों में। इसके पहले भी अगर हम जाएं तो कई और विदेशी शक्तियां, चाहे वो मुगल हों, अफगान हों, और पहले जाएं तो शक, कुषाण, हूण हों, सभी यहां पर आए। परंतु हमने जो आजादी का संघर्ष लड़ा वह जो अंग्रेजों के खिलाफ, इसका क्या अर्थ था कि अंग्रेजों ने हमारी व्यवस्था में ऐसा क्या सेंध लगाया, हमारी व्यवस्था में ऐसा दीमक की तरह, घुन की तरह ऐसी क्या समस्या पैदा की कि हमें उनसे स्वतंत्र होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब समझें कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्व का तंत्र, यानी अपनी प्रणाली, अपनी व्यवस्था। हम अगर ऐसी किसी भी व्यवस्था में रह रहे हैं जिस व्यवस्था के परिचालक हम नहीं हैं, बल्कि हम उस व्यवस्था में किसी और के माध्यम से परिचालित हो रहे हैं, तो वह परतंत्रता की स्थिति है। अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया। हमारी जो प्रणाली थी, हमारी जो व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सभी में अंग्रेजों ने सेंध लगाई और सभी में अंग्रेजों ने, सभी पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से। यही कारण था कि हमें अंग्रेजों से स्वशासन की उम्मीद करनी पड़ी, हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ा। अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज भी अन्य शक्तियों की तरह ही हिंदुस्तान आए थे। अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए ही हिंदुस्तान आए थे। परंतु उस समय जो स्थितियां थी कि उस समय जो अन्य यूरोपीय शक्तियां हिंदुस्तान में
पहले से व्यापार कर रही थी, उनसे भी उनका संघर्ष हुआ। पहले से जो डच और पुर्तगाली यहां पर मौजूद थे, उनसे भी उनका संघर्ष हुआ। और व्यापार के क्रम में वे चाहते थे कि व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो, जो व्यापार का सामान्य नियम है, मोनोपोली। अंग्रेज भी वही चाहते थे। अंग्रेज भी चाहते थे कि उनका मुनाफा सबसे अधिक हो। अंग्रेज भी वही चाहते थे कि उनको व्यापार में टैक्स ना देना पड़े, चुंगी ना देना पड़े। और इन्हीं सभी के क्रम में उनमें आपस में संघर्ष हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय शासकों की व्यवस्था में भी, भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले उन्होंने यहां रहे पुर्तगालियों से ही युद्ध किया। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच कई युद्ध हुए, 1612, 1614, 1620 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ 3 नौसैनिक युद्ध किए। फिर 1630 में आखिरकार मैड्रिड की संधि के बाद पुर्तगालियों से उनका एक संधि हो गई। उनका युद्ध उस तरीके का नहीं रहा। डचों से भी कई बार उनका संघर्ष रहा। और अंत में अंग्रेजों के बाद जो सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति भारत आए, वे थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के साथ उनका बड़े स्तर पर संघर्ष रहा। फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों ने 3 कर्नाटक युद्ध लड़े। 1746 से 63 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। इन युद्धों का हिंदुस्तान की संरचना पर, हिंदुस्तान की व्यवस्था में यह असर हुआ कि इन युद्धों के माध्यम से अंग्रेज और फ्रांसीसियों दोनों ने भारतीय शासकों की आंतरिक व्यवस्था, उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। जैसे कि उस समय दक्षिण में मराठों और मुस्लिम नवाबों के बीच संघर्ष चल रहा था, तो उसमें से एक पक्ष ने मराठों का साथ दिया, दूसरे ने मुस्लिम नवाबों का साथ दिया। और उसमें भी मुस्लिम नवाबों में भी जो उसके अंतर्गत अंदर के आंतरिक कलह थे, उसमें भी उन्होंने 2 पक्षों में से एक पक्ष का साथ दिया। इस तरीके से धीरे धीरे करके वे भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। और अंग्रेज धीरे धीरे यहां से भारतीय शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर चुके थे। भारतीय शासन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन व्यवस्था की कमान नहीं संभाली थी। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। अंग्रेज थे तो मूल रूप से व्यापारी, तो वे चाहते थे कि उनके व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा हो, उन्हें टैक्स ना देना पड़े। उन्होंने वहां के बादशाह से यह फरमान भी लिया था, रुखसियत से, कि उनको टैक्स ना देना पड़े, चुंगी ना देना पड़े। और इसी के क्रम में आगे के आने वाले नवाबों से उनका विरोध हुआ और फिर प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध के क्रम में फिर आगे कई घटनाएं हुई जो बाद में बक्सर के युद्ध में पूर्ण हुई। बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय शासकों से इलाहाबाद की संधि की। यह जो इलाहाबाद की संधि थी, इस इलाहाबाद की संधि में एक प्रावधान यह भी था कि अब अंग्रेज बंगाल के राजस्व का जिम्मा अपने हाथों में लेंगे। यानी यह पहली बार था अंग्रेजों के लिए कि वे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर रहे थे। और उन्होंने बड़ी चालाकी से राजस्व का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया, जबकि प्रशासन का जिम्मा नवाब के हाथों में ही रहने दिया। इस तरीके से उनके हाथ में अधिकार तो सारे थे, मुनाफे तो सारे थे, अर्थव्यवस्था तो पूरी थी, परंतु जिम्मेदारियों के नाम पर कुछ भी नहीं था।
इसे द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। यह पहला अवसर था जबकि ब्रिटिश भारतीय शासक के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रही थी। धीरे धीरे कंपनी भी बड़ी होती गई, मुनाफे भी बड़े होते गए और कंपनी के अधिकारियों ने भी कंपनी के अतिरिक्त अपने निजी व्यापार भी शुरू कर दिए। कंपनी में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। इन सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट का मूल उद्देश्य दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर के भ्रष्टाचार को ही खत्म करना और उसे व्यवस्थित करना था। और इसी क्रम में कई सारे एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित करती गई, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट की सीरीज। लेकिन इन एक्ट के माध्यम से, इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट जितना अंग्रेज अधिकारियों पर या ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कर रही थी, वह भारतीयों पर भी, भारतीय जनता पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही थी, अपना प्रशासन बढ़ाती जा रही थी, अपने कब्जे को मजबूत करती जा रही थी। और फिर अलग अलग गवर्नर जनरल और ने अलग अलग नीतियां लाई जो कि भारत की हर प्रणाली, हर व्यवस्था पर कब्जे का सूत्रपात किया। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत की न्याय व्यवस्था में बड़ा सुधार लाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने भू व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। उसी तरीके से जब लॉर्ड बेंटिक आए तो उन्होंने मैकॉले की मदद से भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगा दी, न्याय व्यवस्थाएं भी बदली और सामाजिक सुधार के नाम पे भारतीय समाज की पूरी संरचना को, भारतीय समाज के पूरी प्रणाली में उथल पुथल मचा दिया। तो फिर लॉर्ड डलहौजी ने तमाम भारतीय रेलवे, पोस्टल और सैनिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था आदि के मार्ग को इस तरीके से बनाया कि वे साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल हो सके। अब इस पर चर्चा हो सकती है कि बेंटिक ने जो सामाजिक सुधार किए या मैकॉले ने जो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए या डलहौजी ने जो रेलवे या पोस्टल एक्ट जैसी चीजें लाई, वे भारतीय हितों के अनुकूल हुई। लेकिन सवाल हितों के अनुकूल होना या नहीं होना नहीं है। सवाल यह है कि जो पहले की भारत की संरचना थी, जो पहले का भारत का तंत्र था, उसमें अंग्रेजी राज प्रवेश कर रहा था, उसमें अंग्रेजी राज प्रवेश कर चुका था। उसमें उन्होंने भारत की पुरानी व्यवस्था को, पुराने तंत्र को तहस नहस कर अपने तंत्र को लाद दिया। चाहे वो भूस्वामित्व की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो। और इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेज भारत के हर आयाम में भारतीय समाज, प्रशासन, न्याय आदि, शिक्षा, इन सभी के ऊपर कब्जा करते गए। और इस तरीके से 1857 आते आते अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर, भारतीय व्यवस्था पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अंग्रेज भारत के हर दृष्टिकोण से भारत पर काबिज हो गए। 1856 तक भारतीयों की भी नींद खुली। हालांकि छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे उस समय, लेकिन उनको यह लगा कि ये तो पूरी संरचना हमारी बदल गई है। हमारा जो पूरा तंत्र था, वो पूरा तंत्र डगमगा गया है। भले हम इस बात का ढोल पीटते रहे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल गई, हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी हो गई,
हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो अच्छी हो गई, लेकिन अंततः वो हमारी नहीं थी, वह प्रणाली किसी और की थी, वह परतंत्रता थी, वह परतंत्र था। तो 1857 में इसके विरोध में ये सारे कारण थे, इसके विरोध में बड़े स्तर पर क्रांति हुई। पूरे हिंदुस्तान के में यह आंदोलन फैला और यह आंदोलन इस स्तर पर था, इतने बड़े स्तर पर था कि अंग्रेजों को भी इसके दमन में बड़ी ताकत लगानी पड़ी। अंग्रेज भी इसके दमन में पूरी तरह से अत्याचार की पराकाष्ठा तक पहुंच गई। और ये जो 1857 में जो क्रांति हुई, इस क्रांति में ही पहली बार भारत के लोगों ने यह समझा था कि हमारा जो तंत्र है वो हमसे छिन गया है, और उसी समय पहली बार लोगों ने स्वशासन की बात की, अपने अधिकारों की बात की, अपनी स्वतंत्रता की बात की। ब्रिटिश सरकार समझ ही गई थी कि यह प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के वश की बात नहीं है, और 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, और इसके बाद विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करती रही, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये उस काबिल ही नहीं है, ये उस योग्य ही नहीं है कि वे अपना शासन खुद चला सकते हैं। फिर से वही बात की गई कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, हमारा संविधान आत्म निर्णय का संविधान होगा। विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि को बुलाकर गोल में सम्मेलन कराएं और भारतीय संविधान की योजना पेश करें। कुल मिलाकर उद्देश्य वही था, हम अपना तंत्र खुद बनाएंगे। तो ठीक है, मैं चुनौती देता हूं कि आप एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाइए जिस पर कि तमाम भारतीयों की, तमाम पार्टियों की सहमति हो। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को बड़ा ठगा सा महसूस हुआ।